नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का माई पीसी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम लोग मेंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एथिक्स से रिलेटेड हैं और इसको हम लोग देखेंगे कैसे-कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक अ, बेसिक्स क्वेश्चंस होंगे ये, जो भी आप लोग मॉक टेस्ट में देखते होंगे। तो आइए चलिए इसी इसी प्रकार के हम लोग के पास क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, सेक्शन ए में जैसे आता है 10 नंबर का 150 वर्ड्स लिखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन इसको हम लोग इंग्लिश में देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे, सॉरी थोड़ा वेट करिए। डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है वन ओपन गवर्नमेंट डेटा ओजीडी कैन बी सीन a step toward greater transparency and accountability in India in the context discuss the benefit of OGD। यानी हम लोग को ओपन गवर्नमेंट डेटा जो है इस पे इसके बेनिफिट्स बताने हैं और ओजीडी क्या है इससे हम लोग शुरुआत करेंगे एंड चैलेंज विच लाई ट्रेन। और इसको हम लोग को 150 वर्ड की लिमिट है, यहाँ 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें पहले सबसे इंट्रोडक्शन देना होगा कि ओपन गवर्नमेंट डेटा यानी ओजीडी क्या है और फिर इसके मेरिट डीमेरिट हम बताएंगे। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ कह रहा है कि ओपन सरकारी डेटा यानी खुली सरकारी डेटा को भारत में अधिक से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है। इस संदर्भ में ओजीडी के लाभों और उसमें निहित चुनौतियों की विवेचना कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग ओजीडी की बात करें यानी ओपन गवर्नमेंट डेटा की, तो ओपन गवर्नमेंट डेटा रिफर टू द प्रोसेस ऑफ ऑफ मेकिंग डेटा पब्लिकली एक्सेसिबल एंड ओपन टू स्क्रूटनी एंड इंक्वायरी। यानी ओपन गवर्नमेंट डेटा पे रिफर करता है, रिफर टू प्रोसेस ऑफ मेकिंग डेटा पब्लिकली, कि डेटा को पब्लिकली एक्सेसिबल हो, यानी कोई भी आम जनता उस डेटा को जो गवर्नमेंट का डेटा है एक्सेसिबल हो, ओपन टू स्क्रूटनी एंड इंक्वायरीज, और कोई भी उस पर पूछताछ कर सके, उस पे उसकी जांच कर सके। और ओपन डेटा ट्रांसपेरेंसी, अगर ओपन डेटा ट्रांसपेरेंसी की बात करें, हम पारदर्शिता की बात करें, तो इसको बढ़ावा ओपन डेटा ट्रांसपेरेंसी ओपन डेटा क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है। और इसके साथ जिससे जिससे क्या होता है कि सार्वजनिक जो डोमेन में बातें आती हैं उसमें खुलापन दिखता है, उसमें पारदर्शिता दिखती है कि आखिरकार गवर्नमेंट कर क्या रही है। तो ओपन डेटा अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबिलिटी तय करती है कि ये कह सकते हैं कि एक जवाबदेही तय होती है सरकार की, और इसमें जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे सरकारों और अन्य संस्थाओं को की जवाबदेही बनती है और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगी, जिससे ओपन डेटा अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तो अगर हम इसकी बेनिफिट्स ऑफ ओपन गवर्नमेंट डेटा देखें तो इंश्योर राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इससे क्या होगा, इंश्योर होगा राइट टू इंफॉर्मेशन, जो हम लोग राइट टू आरटीआई के माध्यम से, सॉरी फंडामेंटल राइट में जो हम लोग को आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है राइट टू इंफॉर्मेशन का, इससे हम लोग को आरटीआई जो हम लोग आरटीआई के माध्यम से डेटा को गवर्नमेंट से लेते हैं, उसमें जिसमें ज़्यादा प्रोसेस लग जाता है। अगर वही ओपन गवर्नमेंट डेटा होता तो हम वहाँ उस वेबसाइट पे, पार्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ की जानकारी हमें वहाँ पे मिल जाती है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हमें क्या आरटीआई फिल करनी पड़ती है, और फिर आरटीआई के माध्यम से क्या होता है कि हमें डेटा जिस पार्टिकुलर चीज़ के लिए डेटा हमें चाहिए होता है, वो उस संस्था वो विभाग क्या करता है, हमें डेटा उपलब्ध करवाता है। तो ये एक इंश्योर हो जाएगा कि आर्टिकल 21 का हम लोग का
एक फ़ायदा हो जाएगा कि ये फंडामेंटल राइट जो है हम लोग का, उससे इंश्योर हो जाएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन का। एम्पावर द पब्लिक एंड इंश्योर सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या होगा कि पब्लिक एम्पावर पब्लिक होगा। एंड तीसरा देखें तो गुड गवर्नेंस क्रिएट डिटरेंस अगेंस्ट माइल्ड। तो इसमें हम लोग दूसरा पॉइंट देख सकते हैं कि दूसरे पॉइंट में क्या है कि एम्पावर द पब्लिक एंड इंश्योर सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या होगा कि जनता को सशक्त बनाता है और नागरिक को केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करता है। तो एम्पावर द पब्लिक एंड इंश्योर सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड देखें तो गुड गवर्नेंस क्रिएट डिटरेंस अगेंस्ट माइल्ड। तो इसमें थर्ड में अगर देखें तो सुशासन के खिलाफ निवारण पैदा करता है, गुड गवर्नेंस के खिलाफ। और चौथे अगर देखें तो पब्लिक पार्टिसिपेशन थ्रू डिस्कशन एंड आस्किंग क्वेश्चन ऑन डेटा। और अगर ओपन गवर्नमेंट डेटा हो जाएगा तो जो पब्लिक इसमें सीधे पार्टिसिपेट करेगी थ्रू डिस्कस करते हुए एंड आस्किंग क्वेश्चन ऑन डेटा। और पब्लिक के सामने जब डेटा होगा तो उस पर वो क्वेश्चन एराइज करेगी, यानी डेटा पर चर्चा और प्रश्न पूछने की माध्यम से सार्वजनिक भागीदारी हो जाएगी। और नेक्स्ट हम लोग देखें अगर इसके चैलेंजेस क्या होंगे अगर ओपन डेटा ओजीडी अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है तो इसमें इसके चैलेंजेस क्या क्या है। चैलेंजेस एसोसिएट सम डेटा आइटम्स नीड टू बी केप्ट, यानी कुछ डेटा ऐसे होंगे जिसे हमें नीड टू बी केप्ट यानी सीक्रेट, नीड टू बी केप्ट सीक्रेट, उसे सीक्रेट रखना होगा टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी। किस लिए कि नेशनल सिक्योरिटी का जो मुद्दे जिस पे नेशनल सिक्योरिटी का जो मुद्दा होगा उन सारे डेटा को हमें छुपा के रखना होगा, उसे पब्लिक नहीं करना होगा। दैट इज अगर इस पे अगर एग्जांपल इसका देखें तो डेटा ऑन बाइंग ऑफ वेपन्स ऑफ लाइक राफेल। अगर राफेल की डेटा के जो भी राफेल की जो डील हुई थी उसका अगर डेटा ओपन गवर्नमेंट डेटा में आ जाता तो इससे क्या होता कि इससे और भी लोगों और भी देशों को इसकी जानकारी हो जाती कि कैसे कैसे इस राफेल की परचेजिंग हुई है और इसका क्या क्या इसमें देखा गया है। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो सम डेटा आइटम्स नीड टू बी केप्ट, कुछ डेटा को सीक्रेट रखना होगा टू इंश्योर जैसे कि जो नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित मामले होंगे उसको। दूसरा अगर देखें चैलेंजेस में तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ एट नॉट फाउंड कब्ड राइट टू प्राइवेसी। तो इसमें तो इसके चैलेंजेस क्या होंगे कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ एट नॉट फाउंड, यानी डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित जो लॉ है अब तक कोई डेटा उसका बनाया नहीं गया, डेटा संरक्षण कानून अभी तक कोई नहीं बनाया गया है। कब राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार को सीमित करता है। ये अगर ओपन गवर्नमेंट डेटा हो जाएगा तो ये निजता के अधिकार को ये सीमित कर देगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तीसरे की और फेवरलेस क्वेरीज जो होती हैं, जो तुच्छ टाइप के प्रश्न होते हैं कि ये जो समय की बर्बादी के लिए गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनसे पूछा जाता है या आरटीआई के माध्यम से पूछा जाता है कि हमें ये छोटी सी जानकारी के लिए आरटीआई कोई देता है। तो उसमें क्या होता है कि उस विभाग के सारे अधिकारियों को आरटीआई में एक सुनिश्चित करके उसको आरटीआई के माध्यम से उस व्यक्ति को डेटा उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार से इस टाइप के छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के लिए भी अधिकारी इसमें संलिप्त रहते हैं। अगर इस तरह के डेटा अगर ओपन डेटा गवर्नमेंट डेटा उपलब्ध हो जाए तो इस प्रकार के तुच्छ प्रकार के प्रश्न, समय की बर्बादी इसमें नहीं होगी। और अगर इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में चैलेंजेस क्या देखे और इसके ओपन डेटा गवर्नमेंट
ओपन गवर्नमेंट डेटा के बेनिफिट्स क्या है वो देखें। अगर इसका अगर हम कंक्लूजन पे पहुँचे तो एज अ कृष्णा कमिटी सजेस्टेड नॉन पर्सनल डेटा मस्ट बी अवेलेबल टू अवॉइड बाय गुड गवर्नेंस। यानी अगर हम लोग कंक्लूजन में जाएं तो देखें कि जैसा कि अ, कृष्णा कमेटी सजेस्ट क्या की थी, कृष्णा समिति ने सुझाव दिया था कि सुशासन का पालन करने के लिए गैर व्यक्तिगत डेटा उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि जो सुशासन का पालन कराने के लिए जो नॉन पर्सनल डेटा मस्ट बी अवेलेबल, जो पर्सनल डेटा नहीं है वो पब्लिकली होना चाहिए गुड गवर्नेंस के लिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि जो ओपन सोर्स डेटा है भारत में अधिक से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है। तो बिल्कुल सही है। भारत में अधिक से अधिक पारदर्शिता, और इससे पारदर्शिता आएगी और इससे जब गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जवाबदेहिता बनेगी, क्योंकि ओपन गवर्नमेंट डेटा में अगर डेटा सबके सामने होगा तो इससे आम जनता उस डेटा को पढ़ेगी, देखेगी और उससे क्वेश्चन एराइज करेगी। तो इस प्रकार इसकी जवाबदेहिता की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है। इस संदर्भ में ओजीटी के लाभों और उसमें निहित चुनौतियों की विवेचना कीजिए। तो इसमें हम लोगों ने ओजीटी के लाभ और इसके चुनौती ओजीटी के लाभ में हम लोगों ने क्या देखा, बेनिफिट ऑफ ओपन गवर्नमेंट डेटा, जिसमें इंश्योर राइट टू इंफॉर्मेशन अ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21, और एम्पावर द पब्लिक एंड इंश्योर सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस क्रिएट डिटरेंस अगेंस्ट माइल्ड स्ट्रेन, पब्लिक पार्टिसिपेशन थ्रू डिस्कशन एंड आस्किंग क्वेश्चन ऑन डेटा। और चैलेंजेस में अगर हम लोगों ने देखा कि सम डेटा आइटम नीड टू बी केप्ट, कुछ डेटा हमें सीक्रेट रखना होगा, जैसे कि इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी इशू के जो भी हैं डेटा, उसके डेटा ऑन बाइंग, जैसे डेटा ऑन बाइंग ऑफ वेपन लाइक राफेल, और इसी प्रकार के जो नेशनल सिक्योरिटी से मामले से संबंधित होंगे डेटा, उसे हमें सीक्रेट रखना होगा। सारे डेटा को पब्लिक नहीं करना होगा। डेटा प्रोटेक्शन लॉ, अभी तक डेटा प्रोटेक्शन लॉ कोई इस प्रकार का नहीं बन पाया है। दो पैरलेस क्वेरी, जो तुच्छ प्रकार के क्वेश्चंस विभागों से पूछे जाते हैं, सरकारी विभागों से, तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम होता है और ये इसमें आरटीआई के माध्यम से, तो इसी में एक गोपाल कृष्ण कमेटी ने सजेस्ट किया था कि जो नॉन पर्सनल डेटा है, मतलब जो पर्सनल डेटा जैसे नेशनल सिक्योरिटी के मामले से संबंधित डेटा ना हो, तो उस टाइप के अगर इन डेटा को सीक्रेट करके बाकी नॉन पर्सनल जो डेटा है मस्ट बी अवेलेबल टू अवॉइड बाय गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस चलाने के लिए ऐसे डेटाओं को पब्लिकली अवेलेबल करा देना चाहिए, जिससे आम जनता उस डेटा को देख सके। तो ये एक एथिक्स का ये क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने देखा 10 नंबर का आता है इस टाइप में, मॉक टेस्ट के ये क्वेश्चंस हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एन इम्पॉर्टेंट requisite for ensuring probity in governance is absence of corruption analysis in 150 words। 10 नंबर का क्वेश्चन ये भी, यानी कह रहा है शासन व्यवस्था में ईमानदारी की यहाँ पे बात कर रहा है। तो ईमानदारी यहाँ प्रोबिटी क्या होती है, सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक तत्व भ्रष्टाचार का अभाव है। तो जो सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक तत्व जो होता है भ्रष्टाचार, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार का अभाव है, विश्लेषण कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं और इसके भूमिका कैसी होगी। तो अगर हम लोग इसमें देखें इसकी भूमिका में, तो हम लोग अभी प्रोबिटी यानी सत्यनिष्ठा को डिफाइन करेंगे कि सत्यनिष्ठा है क्या। तो प्रोबिटी रिफर टू द एडहरेंस टू हाई मोरल स्टैंडर्ड एंड मोरल ऑफ राइटनेस, यानी कह रहा है कि उच्च नैतिक मानकों और जो नैतिक ईमानदारी का पालन करने की जो को संदर्भित करता है। सत्यनिष्ठा क्या करता है कि जो उच्च नैतिक मानक होते हैं और नैतिक ईमानदारी होती है, उसका पालन करने के लिए ये
सुनिश्चित करता है, तो ये सत्यनिष्ठा होती है। लाइक ऑनेस्टी, डेडिकेशन टू सर्विस। अगर इसके उदाहरण की हम लोग बात करें तो जो सेवा के प्रति समर्पण होता है, ईमानदारी होती है, यही क्या होती है, सत्य निष्ठा होती है। प्रोबिटी इन गवर्नेंस की अगर हम लोग बात करें, सत्यनिष्ठा गवर्नेंस शासन में क्या होगी, प्रोबिटी यानी सत्यनिष्ठा। शासन में सत्यनिष्ठा कैसी होगी, तो एज पर सेकेंड एआरसी। सेकेंड एआरसी क्या है कि ये सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन था, जो सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट में गुड गवर्नेंस प्रोबिटी इज एसेंशियल टू अवॉइड बाय एसेंशियल वैल्यू सच एज। तो इसमें जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार था, जिसमें सुशासन रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया था, सत्यनिष्ठा आवश्यक मूल्यों का पालन करने के लिए आवश्यक है। यानी जो सत्यनिष्ठा है, प्रोबिटी है, यहाँ पे प्रोबिटी इज इसेंशियल टू अवॉइड बाय इसेंशियल वैल्यू सच एज। अब इसमें क्या है, अगर हम लोग पहला देखेंगे ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी की अगर हम लोग बात करें तो पारदर्शिता, जांच के लिए खुला रहना, यानी बीइंग ओपन टू सिक्योरिटी। ट्रांसपेरेंसी, स्क्रूटनी, यहाँ पे स्क्रूटनी था, सॉरी। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता कैसे आएगी, तो एक शासन में सत्यनिष्ठा करने के लिए ट्रांसपेरेंट, बीइंग ओपन, स्क्रूटनी, यानी स्क्रूटनी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की पुनः जांच करना है, यानी बीइंग ओपन टू स्क्रूटनी, जांच के लिए खुला होना चाहिए हमेशा। अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही होना चाहिए, बीइंग आंसरेबल। तो ये क्या होना चाहिए, बीइंग आंसरेबल होना चाहिए। और राजनीतिक तटस्थ, और राजनीति से तटस्थ होना चाहिए, या कि ये नहीं कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी की तरह से शासन को चला रहे हैं, अगर नेक्स्ट कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस की तरह काम कर रहे हैं, नहीं। तो इसमें वो तटस्थ होना पड़ेगा, यानी कि एक इसमें संवैधानिक नैतिक का पालन करना पड़ेगा, यानी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी देख के, अवॉइडिंग बाय कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलना पड़ेगा। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रभाव में नहीं काम करना पाएगा, यानी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, अवॉइडिंग बाय ट्रूथ। तो ऑब्जेक्टिविटी जो वस्तुनिष्ठा होती है, ये अवॉइडिंग बाय ट्रूथ का मतलब कि सत्य का पालन करना होगा। प्रोबिटी इन सत्य, शासन में सत्यनिष्ठा का मतलब है कि अवॉइडिंग बाय ट्रूथ, यानी आपको सत्य का पालन करना होगा। इम्पार्शियलिटी, जजमेंट स्लोली ऑन मेरिट। और जजमेंट के मैटर में क्या होगा कि अगर हम इम्पार्शियलिटी यानी निष्पक्षता की बात करें तो आप हमेशा देखेंगे कि केवल योग्यता के आधार पर ही ये निर्णय हो। एम्पैथी, यानी एम्पैथी का है सहानुभूति, काइंडनेस टुवर्ड पब्लिक, और पब्लिक के प्रति आपको क्या होना पड़ेगा, सहानुभूति, जनता के प्रति दया भाव रखना होगा। ये होती है शासन में एक सत्यनिष्ठा की भावना। नेक्स्ट हम लोग देखें अब्सेंस ऑफ करप्शन इन गवर्नेंस और कृषि। तो अगर हम लोग शासन में जो भ्रष्टाचार का अभाव के एक पूर्व आवश्यकता होती है, उसमें अगर हम लोग देखें तो अगर करप्शन को अगर इसमें डिफाइन करें तो करप्शन इज एन एक्ट ऑफ ओमिशन। करप्शन इज एन एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशंस इन वर्ड थॉट्स और डेट्स इन वायलेशन ऑफ लॉ टू सर्व पर्सनल गेन। यानी यहाँ पे कह रहा है कि भ्रष्टाचार जो शब्द है विचारों या कर्मों में कानून को उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत लाभ के लिए किए गए कार्य या चूक का कार्य
है। यानी आप यहाँ कह सकते हैं करप्शन इज एन एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशंस इन वर्ड्स, जो कमीशन कोई लेता है इन एंड और डेड या डील करता है इन वायलेशन ऑफ लॉ, और लॉ को कानून को तोड़ते हुए वो उस कानून का वायलेशन करता है टू सर्व पर्सनल गेन, अपने कुछ पर्सनल फायदे के लिए वो लॉ को वायलेशन करता है। तो ये एक करप्शन होता है, ये करप्शन की डिफिनेशन है। अगर एग्जांपल की बात करें तो इंडिविजुअली जैसे टेकिंग ब्राइब टू डू वर्क, किसी काम को करने के लिए रिश्वत लेना, ये क्या है, एक करप्शन है। और कोलेसिव यानी जो मिली भगत होती है किसी चीज़ को में प्रशासन के अधिकारी मिलकर किसी चीज़ को गलत अंजाम देते हैं जो, तो कोलेसिव क्या होता है, ये जो मिली भगत करके करते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन में कॉरपोरेट नेक्सेस इन सैंक्शनिंग एंड इन्वायरमेंटल हार्मफुल प्रोजेक्ट, जैसे कोई इन्वायरमेंट के लिए जो कोई हार्मफुल प्रोजेक्ट है उसको वो किसी ठेकेदार से मिलकर प्रशासनिक जो अधिकारी है उसमें क्या करे, उसको उदाहरण के लिए अगर देखें तो पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक परियोजनाओं को मंजूरी दे देना, यानी कि किसी पर्यावरण को उससे हानि हो रही है लेकिन फिर भी पर्सनल जो अपने फायदे के लिए उसमें क्या किया, जो परियोजना है हानिकारक परियोजना को मंजूरी गवर्नमेंट जैसे डीएम है किसी डिस्ट्रिक्ट के, वो कोई ऐसी परियोजना आ रही है कि उस डिस्ट्रिक्ट में उससे क्या हो जाएगा कि पर्यावरण को हानि पहुंचेगी, लेकिन फिर भी उस डीएम साहब को क्या किया गया कि उनको कुछ पैसे ठेकेदारों की तरफ से दे गया, यानी मिली भगत करके इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर दिया, पास कर दिया, को मंजूरी देना प्रशासनिक कारपोरेट इसमें गठजोड़ करके इनको दे दिया गया, तो ये पॉलिसी होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं इसमें, थ्रेट टू प्रोबिटी इन गवर्नेंस, तो शासन में जो सत्यनिष्ठा के लिए जो खतरा है, थ्रेट होता है, थ्रेट टू प्रोबिटी इन गवर्नेंस, प्रायोरिटीज पर्सनल गुड ओवर कॉमन गुड। तो प्रायोरिटी पर्सनल गुड ओवर कॉमन गुड, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सामान्य भलाई की तुलना में व्यक्तिगत भलाई की प्राथमिकता देना, यानी कोई सामान्य सबकी भलाई के लिए ना कार्य करके वो अपने कॉमन यानी ओवर कॉमन गुड अपनी भलाई के लिए काम करता है। तो मिस्टेक्स इन पब्लिक वायलेशन सोशल, और इसमें वायलेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हार्म्स द कलेक्टिव इंटरेस्ट, दैट इज 2G स्कैम और टेलीकॉम 3G स्कैम। तो इस प्रकार के जनता में अविश्वास, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का ये सब उल्लंघन है। इसमें हम लोग देखें तो जैसे इसमें देखा जा सकता है कि सामूहिक जो हितों का नुकसान देखा गया था, उदाहरण के लिए अगर 2G स्पेक्ट्रम में देखा गया तो ये अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए यहाँ 2G स्पेक्ट्रम यानी अन्य जो कॉमन गुड थे उसको में संलिप्त कर दिया गया। तो इसमें अगर हम लोग कहते हैं इंडिया मस्ट स्ट्राइव टू इम्प्रूव इट्स रैंक फ्रॉम 86 इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स टू इंश्योर प्रोबिटी। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स में क्या था, जो भारत की जो पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी सूचकांक में जो इसकी 86वें स्थान से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए ताकि सत्यनिष्ठा सुनिश्चित की जा सके। तो इस मामले में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स में लगभग भारत के रैंक क्या है, 86 है, 86वें रैंक पे। इससे उठने के लिए ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए और ताकि सत्यनिष्ठा इसकी निश्चित हो सके। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखा
और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही देखेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।